Good morning students. Hope you all are safe and doing great. बच्चों, हम अपने पिछले ज्योग्राफी क्लास में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पढ़ रहे थे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका बहुत सारा बेस होता है। तो पहला बेस हम देखते हैं size, classification of manufacturing industries on the basis of size। तो जब हम साइज देखेंगे तो फर्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये इंडस्ट्रीज कॉटेज यानी कि घर से ही शुरू होती हैं और फैमिली मेंबर्स के इन्वॉल्वमेंट से ही ये काम किया जाता है, घर पर किया जाता है। इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है, मनी का बहुत कम पूंजी लगती है। सिंपल टूल्स, बहुत छोटे से औजार से या फिर हाथ से ये काम किया जाता है घर पर। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग का, सबसे छोटा यूनिट होता है ये मैन्युफैक्चरिंग का। और इसके साथ ही साथ ये जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में, ये एकदम लोकली अवेलेबल, जैसे कि जंगल से बैम्बू कलेक्ट करना या फिर क्ले से पॉटरी वगैरह बनाना, तो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स ही यूज़ करते हैं। इसमें स्किल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो भी प्रोडक्ट ये बनाते हैं या तो फिर ये घर में ही कंज्यूम हो जाता है या फिर लोकल मार्केट में ये बिक जाता है। ये इसका बहुत कमर्शियल वैल्यू नहीं है कॉटेज इंडस्ट्री का। कमर्शियली ये बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं है, ये लोकल मार्केट या फिर घर पर ही इसको कंज्यूम कर लिया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैट है, देन जितने भी क्ले के पॉट्स बनते हैं, देन कुछ फूड स्टफ्स हैं जो घर में बनाए जाते हैं और उसको मार्केट में बेचा जाता है। क्राफ्ट है, लकड़ी का स्टूल है। उसी तरह से गोल्ड स्मिथ का भी काम इसमें आ जाता है। विलेज वगैरह में जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो गांव के लोगों के ज्वेलरीज बनाते हैं। ब्लैक स्मिथ हैं इसमें, कारपेंटर्स हैं इसमें, ये सारे इसमें आएंगे कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हम लेते हैं स्मॉल स्केल। ऑन द बेसिस ऑफ साइज में फर्स्ट कॉटेज इंडस्ट्री, देन सेकेंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्रीज से दो बातों में डिफरेंशिएट होता है। एक तो इसका वर्कप्लेस इसका घर नहीं है, घर के बाहर होता है, वर्कशॉप होता है। और दूसरा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का जो टेक्निक है, इसमें थोड़े से मशीन्स यूज़ होते हैं। सिंपल पावर ड्राइवन मशीन यूज़ होता है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स इसमें यूज़ होते हैं और ये लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो इसके साथ ही साथ ये वहाँ के लोगों का परचेजिंग पावर भी बढ़ाता है। ये बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ये डेंसली पॉपुलेटेड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो ये इसमें क्या बनते हैं, इसका क्या एग्जाम्पल है? यहाँ जैसे नैपकिन है, पेन है, टिश्यू पेपर है, वाटर बॉटल्स है, टूथपिक्स हैं, देन छोटे छोटे खिलौने हैं, स्मॉल टॉयज़ हैं, पेपर हैं, ये सारे इसमें एग्जाम्पल आएंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। अब हम देखेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, ये लार्ज स्केल में होता है। तो लार्ज क्या होता है? लार्ज मार्केट चाहिए इसको, लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है इसमें, इनॉर्मस एनर्जी लगती है इसमें, बहुत ज़्यादा पावर लगता है। क्यों पावर लगता है? क्योंकि ये टोटली ये मशीन से ही ये इंडस्ट्री चलती है। हैवी मशीन्स इसमें यूज़ होते हैं, स्किल्ड लेबर लगते हैं, स्पेशलाइज्ड लेबर लगते हैं इसमें, देन एडवांस टेक्नोलॉजी।
का यूज़ होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में, और इसमें असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन होता है। पिछले क्लास में आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन होता है। वर्कर स्पेशलाइज्ड होते हैं, अपना एक ही काम वो रिपीटेडली बार बार करते हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं इस तरह के काम करने में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, और ये जो है पिछले 200 सालों में वर्ल्ड के जो जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये ज़्यादा डेवलप हुए थे। लाइक अमेरिका हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हुआ, या फिर यूके हुआ, वहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं। और इसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। एक तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ और दूसरा हाईटेक इंडस्ट्रीज़, जो कि अभी लेटेस्ट हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, ये हुआ देखो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब हम दूसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल। कैसा रॉ मटेरियल वो यूज करते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज में इसका बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी हम देखेंगे एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड क्या है? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, लाइक फूड स्टफ्स हैं, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है, पिकल है, फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, बीवरेजेस हैं, टी, कॉफ़ी, कोकोआ है। और इसमें एक और आता है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग जो कि फूड को हम लंबे समय तक यूज़ के लिए उसको कैनिंग करना, देन उसको टेट्रा पैक करना। जैसे क्रीम मिलता है टेट्रा पैक में, अमूल क्रीम मिलता है, देन उसी तरह से मिल्क है टेट्रा पैक में, ये प्रोसेसिंग इसको कहते हैं। उसी तरह से फ्रूट प्रोसेसिंग, वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग, ये जो लंबे समय तक इसको यूज़ में लाया जा सकता है। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में ये सारी चीज़ें आती हैं। बहुत पुराने समय से ही प्रोसेसिंग का काम होता आया है इंडिया में, लाइक उनको ऑयल में डिप करके रखना, पिकलिंग, देन उसी तरह से ड्राइंग, ये सारा प्रोसेसिंग के ही अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है इसका मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मेटल्स, मिनरल्स यूज़ करती हैं, लाइक सम फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स क्या है? आयरन है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वो फेरस मेटल्स यूज़ करती हैं। और उसी तरह से नॉन फेरस मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम है, कॉपर है। कुछ इंडस्ट्रीज़ एल्यूमिनियम और कॉपर को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। और सीमेंट है। ये सब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आती हैं। थर्ड, सी, केमिकल बेस्ड। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं? जो कि नेचुरल केमिकल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, लाइक मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यूज़ होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में एज ए रॉ मटेरियल। और उसके साथ ही साथ सॉल्ट है, सल्फ़र है, पोटाश है, ये सब भी यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। देन उसी तरह से कोल, देन वुड, और सिंथेटिक फाइबर भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में आता है। सिंथेटिक फाइबर है क्या? जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट होता है, लाइक नायलॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, ये सिंथेटिक फाइबर्स भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड। फॉरेस्ट बेस्ड में फॉरेस्ट का प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं क्या? लाइक टिम्बर। टिम्बर को यूज़ किया जाता है फर्नीचर इंडस्ट्री में। देन वुड है, ग्रास है, और बैम्बू है, ये सब पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। और लैक क्या होता है बच्चों? LAC,
लैक यूज करते हैं, सील आप लोग देखे होंगे, जो हम लोग पार्सल भेजते हैं उसमें सील लगाया जाता है, लैक को मेल्ट करके वहां पर लगाया जाता है। तो वो लैक है जो कि लैक इंडस्ट्री में यूज होता है, उससे बैंगल्स भी बनते हैं। तो ये सब फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं और ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में यूज होता है। नेक्स्ट है एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह यूज करती हैं, लाइक स्किन है, लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है बैग बनाने के लिए, शू बनाने के लिए। देन वूल है, वूलन इंडस्ट्री में यूज होता है वूलन क्लोथ्स के लिए। देन एलिफेंट का टस्क जो कि आइवरी का काम के लिए यूज होता है। तो ये जो भी इंडस्ट्रीज ये सब काम करती हैं वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। तो ये हुआ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या है? ये हमने इनपुट देखा, अब हम देखेंगे आउटपुट। बेस्ड ऑन आउटपुट, that is product. थर्ड क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का बेस्ड ऑन आउटपुट। तो आउटपुट के बेस में हम इंडस्ट्रीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट हम देखते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। ये क्या है बेसिक इंडस्ट्रीज? बेसिक इंडस्ट्रीज हम उनको कहेंगे, ये वो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर अनदर इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनके प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह दूसरे इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। ये कौन सा प्रोडक्ट है? लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो स्टील को दूसरे इंडस्ट्रीज एज ए प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, उसको ले जाती हैं और रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती हैं। ये मशीन है, मशीन को भी रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं। और नेक्स्ट इस कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं बच्चों जो जिनके प्रोडक्ट को कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करते हैं। प्रोडक्ट्स गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली। जैसे कि क्या है? टूथपेस्ट है, ब्रश है, पेन, एवरीडे जो भी हम यूज करते हैं वो सारा कंज्यूमर गुड्स है। तो कुछ कंपनीज ऐसे गुड्स को बनाती हैं जो कि डायरेक्टली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसके प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। वो क्या है? बेसिक इंडस्ट्रीज जिनके प्रोडक्ट को दूसरी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है। तो ये दो क्लासिफिकेशन है आउटपुट के बेस पे, बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फोर्थ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के बेस में 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक। पब्लिक इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? विच आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज हैं ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, लाइक सेल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज का। सेल हुआ, भेल हुआ, देन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हुआ। सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, देन आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये सारा पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं। देन सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को
SUs भी बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसको इन नामों से भी जाना जाता है। देन प्राइवेट सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ये गवर्नमेंट का ओन्ड कंपनी नहीं होता है, इंडिविजुअल ओन करते हैं इसको और वही मैनेज करते हैं इसको। तो ये बहुत सारी हैं, लाइक कौन सी हैं ये? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, देन विप्रो है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको हम लोग काफ़ी सारा एग्जाम्पल दिया जा सकता है इसका। और नेक्स्ट है, देखिए थर्ड है इसका, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप जॉइंट। जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? विच आर ओन्ड एंड मैनेज्ड जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। जॉइंट का नाम से ही पता चलता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के ही लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जॉइंट ओनली ओन्ड जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर इंडिविजुअल्स। और ये इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जॉइंट सेक्टर के? बहुत सारे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है अमूल उद्योग, मारुति उद्योग। अमूल का जो प्लांट है गुजरात का वो जॉइंट सेक्टर का है। उसी तरह से मारुति का जो प्लांट है, सुजुकी, मारुति सुजुकी का प्लांट हरियाणा का। देन इसके अलावा केरल का जो क्वायर इंडस्ट्री है वो भी जॉइंट सेक्टर में आता है। तो हम लिख सकते हैं इसका, अमूल है, मारुति है, मारुति इंडस्ट्रीज है, देन क्वायर इंडस्ट्री है, केरला का। ये सब आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, ये हो गया, देखिए आपका क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें 4 बेस में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला था साइज, दूसरा था इनपुट रॉ मटेरियल, देन थर्ड है आउटपुट, फोर्थ है बेस्ड ऑन ओनरशिप। ये 4 बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है और चारों आपको अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये ज़्यादातर इनका बेस हैवी इंडस्ट्री है। ये दे आर बेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री, लाइक ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और ये ज़्यादातर कोल इंडस्ट्री। ये ज़्यादातर इनका लोकेशन कहाँ होता है? जहाँ इनका सोर्स होता है, जहाँ पे इनका रॉ मटेरियल बड़ी आसानी से इनको मिल जाता है। और ज़्यादातर ये किस तरह के कामों में उलझे रहते हैं? स्मेल्टिंग, मेटल स्मेल्टिंग में, हैवी इंजीनियरिंग गुड्स बनाने में, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल भी इसमें आता है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। और आजकल ये सारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं इनको स्मोक स्टेक्स बोला जाता है। स्मोक स्टेक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, धुएं की चिमनी वाला उद्योग। आजकल इनको इस नाम से जाना जाने लगा है। तो ज़्यादातर ये अब धीरे धीरे ये अपना ग्राउंड खोती जा रही हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाती हैं। और इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? लार्ज स्केल रीजन्स जो हैं, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल रीजन्स, ये जो है ये इनको अगर हम पहचान इनकी करें तो यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड होते हैं। जो घर होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, डेंसली क्लोज्ड होते हैं, ये बहुत पास पास घर होते हैं, और इसमें सर्विस जो है वो बहुत ही पुअर होती है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है इन घरों में। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अनअट्रैक्टिव होता है, अनअट्रैक्टिव एनवायरनमेंट। आसपास देखने पर आपको बिल्कुल कोई अच्छा व्यू देखने को नहीं मिलता है, पॉल्यूशन होता है यहाँ पे, वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट के बहुत सारे हीप्स यहाँ पे पड़े होते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ के लोग फेस कर रहे होते हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, देन इसके साथ ही साथ माइग्रेशन का प्रॉब्लम। लोग यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि ये प्लेस जो है वो लेस अट्रैक्टिव हो जाता है।
तो लोग यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आजकल ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो फेस कर रही हैं। इसकी वजह से ये धीरे धीरे इनका जो प्रोडक्शन है, या फिर कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है वो श्रिंक हो रही हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। इसमें अगर हम देखें ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, तो सबसे पहला आता है रूर कोलफील्ड, जर्मनी का रूर कोलफील्ड। ये एक ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जाना माना हुआ रीजन था यूरोप का, जो बहुत फेमस था। कई सालों तक ये इंडस्ट्रियल रीजन काफ़ी फेमस था, और यहाँ का जो इंडस्ट्री है उसका बेस था कोल एंड आयरन। दोनों के डिपॉजिट्स यहाँ पे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कोल का जो डिमांड है वो डिक्लाइन होने लगा, और आयरन का जो डिपॉजिट है वो एग्जॉस्ट होने लगा, ख़त्म होने लगा। और इसके बाद ये इंडस्ट्री जो है वो श्रिंक होने लगी। और फिर भी जो आयरन था ये इंपोर्ट करते थे वाटरवेज से, यहाँ पर जर्मनी में आता था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर आने लगे, लाइक पॉल्यूशन का प्रॉब्लम आने लगा, वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम आने लगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट का हीप यहाँ पे काफ़ी सारा जमा होने लगा, और ये इंडस्ट्री जो है वो श्रिंक होने लगी। तो अब जो है रूर का लैंडस्केप चेंज हो गया। पहले जो रूर रीजन को, इंडस्ट्रियल रीजन को इस कोल फील्ड या फिर आयरन इंडस्ट्री के नाम से पहचाना जाता था, अब वहाँ का लैंडस्केप चेंज हो गया। अब वहाँ पे क्या हो गया, ओपल कार असेंबली, ओपल कार असेंबली होने लगी वहाँ पे। देन केमिकल प्लांट लगने लगे, देन यूनिवर्सिटीज आ गई वहाँ पर, और शॉपिंग मॉल्स। ये अब नया रूर लैंडस्केप में आ गया है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह से आ गई हैं, और पुराना जो इंडस्ट्रीज़ है वो एक तरह से कह सकते हैं वो श्रिंक होने लगा है या ख़त्म होने लगा है, और नया रूर लैंडस्केप ये आ गया। तो ये क्वेश्चन में आता है कि क्या प्रॉब्लम था, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रूर कोल फील्ड। तो क्या प्रॉब्लम, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप क्या आंसर लिख सकते हो। एक तो पॉल्यूशन है, और दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये दो प्रॉब्लम था, और जो मिनरल्स हैं कोल और आयरन एग्जॉस्ट हो गए थे, दे वेर एग्जॉस्टेड। ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जो जर्मनी का रूर रीजन है वो श्रिंक होकर वहाँ पे नया लैंडस्केप आ गया, दूसरा सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पर आ गई। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल, जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में एक है रूर, और दूसरा है अभी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, दैट इज हाईटेक इंडस्ट्रीज। हाईटेक इंडस्ट्रीज क्या है, ये भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ही आती हैं। हाईटेक इंडस्ट्रीज नाम से ही पता चलता है ये मॉडर्न जनरेशन का इंडस्ट्री है, लेटेस्ट जनरेशन इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो लेटेस्ट हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में हो रही हैं। और इसको और अच्छी तरह हम अगर समझ सकते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ R&D efforts leading to the manufacturing of products of an advanced scientific and engineering character। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूज़ करके बहुत ही एडवांस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जैसे कि अभी आपने देखा ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही मैसिव है, अनअट्रैक्टिव है, लेकिन उसका ठीक अपोजिट हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं, दे आर नीटली स्पेस्ड, मॉडर्न और डिस्पर्स्ड होती हैं, बहुत साफ़ सुथरी होती हैं। और यहाँ की बिल्डिंग्स बहुत दूर दूर साफ़ सुथरी बिल्डिंग्स हैं। और इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स लगे होते हैं, वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स। वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं क्या, दे आर स्किल्ड
पर्सन अपने काम को बहुत अच्छे से वो जानते हैं और वो ज़्यादातर मेंटल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स लगे होते हैं, ब्लू कॉलर प्रोफेशनल्स यहाँ में कम नंबर पे होते हैं। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ब्लू कॉलर प्रोफेशनल्स ज़्यादा होते हैं। ब्लू कॉलर किसको बोला जाता है? ब्लू कॉलर आर सेमी स्किल्ड एंड वो क्या करते हैं? फिजिकल लेबर, फिजिकल वर्क करते हैं। दे परफॉर्म फिजिकल वर्क, जो मेहनत का काम करते हैं। तो ये हाईटेक इंडस्ट्रीज में वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स का नंबर ज़्यादा है और ब्लू कॉलर प्रोफेशनल्स का नंबर कम होता है, क्योंकि सारे काम कैसे किए जाते हैं? रोबोटिक्स से किए जाते हैं, असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है। और इसी के अंतर्गत एक आता है टेक्नोपोलिस। टेक्नोपोलिस क्या है? टेक्नोपोलिस इंडिया में भी बहुत जगह टेक्नोपोलिस हैं, आईटी पार्क्स हैं, जो कि हाईटेक इंडस्ट्री का अच्छा एग्जाम्पल है। ज़्यादातर मेगा सिटीज़ में आप देखोगे हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं, आईटी पार्क्स हैं, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक साथ क्लब बनाकर रहती हैं। तो टेक्नोपोलिस क्या है? इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड, उनको हम बोलेंगे टेक्नोपोलिस। कोलकाता में है टेक्नोपोलिस है, देन बेंगलोर में है टेक्नोपोलिस। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है सैन फ्रांसिस्को का सिलिकॉन वैली, देन सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सिएटल यूएसए का। तो ये दोनों ही जो हैं वो टेक्नोपोलिस के अच्छे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बच्चों लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को इससे पहले भी आप लोगों ने सुना बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं और हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है उसको दूसरी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है और इसका इनपुट और आउटपुट दोनों ही हैवी है। मतलब जो ये रॉ मटेरियल यूज़ करता है वो भी हैवी है, जो प्रोड्यूस करता है वो भी हैवी है, इसलिए इसको हैवी इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। और इसका जो लोकेशन है वो ज़्यादातर सोर्स, इसका जो रॉ मटेरियल आयरन ओर का माइन के पास होता है। ज़्यादातर ये कोल, मैग्नीज और लाइमस्टोन और आयरन ओर के माइन के पास ही ये इनका लोकेशन होता है। तो इसमें कोल और मैग्नीज का क्या यूज़ है? जो आयरन को निकालते हैं माइन से, तो उसमें बहुत सारे ओर्स मिले होते हैं, तो उसको स्मेल्टिंग किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। और उस ब्लास्ट फर्नेस में कैसे स्मेल्ट करते हैं इसको? कोकिंग कोक से और लाइमस्टोन से। और उसके बाद आयरन को निकाला जाता है इसमें से और वो आयरन को ठंडा करके मोल्ड किया जाता है और आयरन पिग बनाया जाता है, पिग आयरन। पिग आयरन में फिर मैग्नीज मिलाया जाता है, मैग्नीशियम, और उसको मैग्नीशियम मिलाने के बाद ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है और तब इससे स्टील बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस के लिए आयरन ओर की जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर अपने माइन के पास ही होती है, जहाँ पर इसको मैग्नीशियम मिले, लाइमस्टोन मिले, कोक मिले, कोकिंग कोल मिले और आयरन ओर मिले। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैवी हैं, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्चा आता है, तो इसलिए ये लोकेशन के पास ही होती है। और दूसरा, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसमें, क्योंकि इसका स्टील मेकिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है। इसके ठीक अगर हम कंपेयर करें मिनी स्टील प्लांट्स, मिनी स्टील प्लांट्स क्या हैं? ये वो स्टील प्लांट्स हैं जो कि स्क्रैप मेटल को यूज़ करती हैं एज ए रॉ मटेरियल। ये ज़्यादातर इसका लोकेशन सिटी के पास होता है, क्योंकि सिटी में ही उसको स्क्रैप मेटल मिल जाता है बड़ी आसानी से, और ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग है नहीं, बस उसको मेटल, स्क्रैप मेटल से ही ये मेटल को प्रोड्यूस करती हैं। और ये चीप भी होता है। मिनी स्टील प्लांट जो है वो चीपर है, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप है खाली स्टील मेकिंग का, और बाकी सारे इसमें प्रोसेस नहीं होते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का? ज़्यादातर ये यूएसए में है, यूएसए का नॉर्थ एपेलेचियन रीजन, पिट्सबर्ग रीजन, ग्रेट लेक्स रीजन, देन यूरोप में है, यूके में, जर्मनी में, फ्रांस, रशिया, एशिया में भी है जापान का टोक्यो, देन चाइना में है शंघाई, और इंडिया में भी बहुत जगह आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, जैसे कि भिलाई है, बोकारो है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, ये सारी जगह पर है।
नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके 3 सब सेक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज हैंडलूम, देन पावरलूम और थर्ड है मिल सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर्स है। हैंडलूम हाथ से काम होता है, इसमें ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव है, ये इसमें स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें स्पिनिंग, वीविंग और फिनिशिंग ऑफ टेक्सटाइल का काम होता है, फैब्रिक्स का काम होता है। देन पावरलूम, पावर से चलता है, इसमें छोटे मशीन्स लगे होते हैं, थोड़े से लेबर्स इसमें कम लगते हैं क्योंकि मशीन से ज़्यादा काम होता है और इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। मिल सेक्टर लार्ज पैमाने पे होता है, ये मिल सेक्टर सारी काम मशीन से होती है, कैपिटल इंसेंटिव है और जो भी प्रोडक्शन होता है वो फाइन क्लोथ्स का प्रोडक्शन होता है, इन्हें बल्क बहुत ज़्यादा मिल सेक्टर में प्रोडक्शन होता है। तो इसका जो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका हब कौन सा कंट्री है? इंडिया है, चाइना है, यूएसए है, पाकिस्तान और इजिप्ट। ये जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड का 50% से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं कॉटन टेक्सटाइल। यूरोपियन कंट्री भी करता है, जापान भी करता है, लेकिन उनके पास यार्न नहीं होता, वो इम्पोर्ट करते हैं यार्न को और फिर वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यूरोप जो है वो अपना ग्राउंड खोता जा रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर और कॉटन टेक्सटाइल के बीच में। और सिंथेटिक फाइबर वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वो ड्यूरेबल है और सस्ता भी है। लेकिन ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में यहाँ ये ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पर लेबर चीप है, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और आसानी से काम होता है, जैसे इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। ये सब जगह में इसका इम्पोर्टेंस, इस इंडस्ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो बच्चों ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। मैप का कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें जो जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन हैं मैप के वो आप ज़रूर देख लीजिएगा और उसको फिलअप कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और तब तक सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।